हाँ जी, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो क्या है, फ्रिक्शन को समझना। फ्रिक्शन पढ़ा है सब लोगों ने? फ्रिक्शन पढ़ा था क्लास में जब हुआ था? यस मैम। ओके, तो फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। फ्रिक्शन क्या है, जिसमें दो सब टॉपिक्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हमको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन पहचानना, काइनेटिक फ्रिक्शन पहचानना, कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, इनके फॉर्मूला क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं, और सवाल ऐसे आते हैं कि तीनों ही कंबाइन होके आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगाना पड़े, स्टैटिक भी लगाना पड़े। और जितने भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं आपको कैसे मिलते हैं, वर्क एनर्जी पावर के साथ मिलेंगे, कंबाइन करके रोटेशनल मोशन के साथ मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स चलेगा। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ भी फ्रिक्शन कंबाइन आराम से कर सकते हैं। अभी तक तो आप हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो यही कर रहे थे ना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो अगर फ्रिक्शन भी होगा तो एनएलएम में सेकंड लॉ लगाना, थर्ड लॉ लगाना, ये सब आपको आना चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फ्रिक्शन समझना, सब टॉपिक्स काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन समझना, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझना। सो लास्ट क्लास में टॉपिक बताइए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एनी वन ऑफ यू, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था बेटा? लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? सैटरडे को हुई थी क्लास आपकी। कॉन्स्ट्रेंट मोशन पढ़ा था ना? कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड अराउंड 10 to 15 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व करे थे। ठीक है, इम्पल्स डिस्कस हुआ था। ठीक है, यस मैम। इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉम्बिनेशन में जो आपके सवाल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल फोकस लेक्चर था, जिसमें काफी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, जेई के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। सो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा आपके रिकॉर्डिंग शीट्स में, और जल्दी आपकी वेबसाइट भी अपडेट हो जाएगी, वहां से भी मिल जाएगा। सो किसी को कोई भी डाउट रहता है, जस्ट गो थ्रू इट एंड मुझे आप मैसेज कर सकते हैं जो भी पूछना हो। सो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से आप लोग क्या समझते हो, जो भी आप लोगों को लगता है फ्रिक्शन क्या है, आम भाषा में फ्रिक्शन क्या है? क्या लगता है फ्रिक्शन? अपोजिशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ अपोजिशन है। अब फिजिक्स में फ्रिक्शन क्या है, किसको अपोज कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग, यस, मोशन को अपोज कर रहे हैं। दैट इज सेटअप बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और टेंड टू डू सो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक है, दूसरी बॉडी है आपके पास ये, इसके ऊपर रखिए। अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊं, कोई भी फोर्स लगाया मैंने, मैं इस नीचे वाले ब्लॉक को खींच रही हूँ किसी फोर्स एफ से, तो बी को लगेगा वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो बी इसके ऊपर पलट के एक फोर्स लगाता है यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, ए जब आगे जा रहा है उसको लग रहा है कि बी पीछे छूट रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है यहां पे ऑन बी ड्यू टू ए। फ्रिक्शन फोर्स आपके पास पेयर में एग्जिस्ट करता है, पेयर फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये डिस्कस हुआ था कि कोई भी फोर्स अकेला आइसोलेटेड नहीं आता, पेयर में आता है। ठीक है, लग कैसे रहा है, डायरेक्शन क्या है, जिन सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या होने की टेंडेंसी है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, आपने कुछ फोर्स लगाया बट वो मूव नहीं करा। ठीक है, आपने बहुत कम फोर्स लगाया, तो टेंडेंसी तो थी ना सरफेसेस के बीच में होने के मोशन। तो रिलेटिव मोशन की या तो टेंडेंसी है, होने वाला हो सकता है, ठीक है, आपने कोई फोर्स लगाया, या हो सकता है कि मोशन दो सरफेसेस के बीच में हो रहा है। उस केस में आपके पास हर जो बॉडी कांटेक्ट में है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। सो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे उसमें, सिंपली मोशन को अपोज नहीं करना, क्या अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को, वापस से उसको वहीं रखना चाहता है। सबको समझ में आया? डायरेक्शन क्या है आपको दिख रही है सबको, टेंजेंशियली एट दी कांटेक्ट ऑफ सरफेस, जहां कांटेक्ट है इन सरफेसेस का, यहाँ टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है।
यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कोई बताएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं? मैम स्टैटिक फ्रिक्शन, हम्म, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके। टाइप दो ही होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। कोई डिफरेंस बताएगा मुझे? मैम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें कोई कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। यस, बिल्कुल सही। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन surfaces, no relative motion, sorry, no relative motion between surfaces, or you can say when there is tendency of relative motion between the surfaces। मोशन में आया नहीं बट टेंडेंसी है, आ सकता है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, या फिर रिलेटिव मोशन है ही नहीं दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है। काइनेटिक क्या होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसको आप एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक तो हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया है? रिलेटिव मोशन है, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है। ठीक है, और ये जो वैल्यू रखता है, जो एफ के है, इसकी वैल्यू आती है कांस्टेंट। ठीक है, जिन भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है? जो ये फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है म्यू के इनटू में एन। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। डायरेक्शन वही आपके पास टेंजेंशियली लगेगा, टेंजेंशियली जहां पर भी कांटेक्ट है, टेंजेंशियली वेयर कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। समझ में आए सारे पॉइंट? रिलेटिव मोशन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में, यू कैन से वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। फॉर्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू में एन होता है। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। म्यू के को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज म्यू के? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली पाए जाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यू निकाली जाती है, सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। ये 4 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, आपको म्यू के दे रखा है। अभी यहाँ पर जो हम 3 सवाल करेंगे उसमें आप अजम्पशन क्या लेंगे कि मोशन हो रहा है, यानी दो सरफेसेस के बीच में मोशन हो रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगी? 4 kg पे कैसे लगेगा? ऐसे टेंजेंशियली। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वैल्यू क्या होती है आपके पास? म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? बताइए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा है 4g, और ये सरफेस इस पे पलट के लगाता है एक नॉर्मल रिएक्शन। 4 kg पर लगने वाले फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में यही दो हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, बॉडी आगे चल रही है, यानी n इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 4g, यानी कि 40 न्यूटन। इनटू में 40 कर दिए, ये कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए एफ के की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 8 न्यूटन। अब आपका सवाल है एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कितना होगा? आगे लगने वाला फोर्स 10 है, पीछे लगने वाला फोर्स 8 है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे? 10 माइनस में 8 दैट इज इक्वल टू 2। और ये किसके बराबर होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? सबसे पहले म्यू था, एफ के निकाल लिया, फिर नेट फोर्स देख लिया कितना है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। म्यू के की वैल्यू 0.3 गिवन है, एफ की वैल्यू 10√2, बट अभी किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है, 45 डिग्री पे लग रहा है। इसका आप मास ले लीजिए, कितना, 4 kg ले लो। चलो एक बार सॉल्व कीजिए सभी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो सबसे पहले। मैम 40। 40, यही इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेके आया है। देखिए कैसे है। सबसे पहली बात, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होता, ठीक है, ये बात आप एक बार करेक्ट करें कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं है। वो एक पर्टिकुलर केस है कि बॉडी रेस्ट पे है और आपके पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो एक ही फोर्स है, दैट इज mg, तब आपके पास n इक्वल्स टू mg हो जाता है। यहाँ पर आप दो कंपोनेंट्स करेंगे, 10√2 cos 45 फोर्स आएगा, एक आपके पास आएगा इस पे इधर 10√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एक लग रहा होगा इसका वेट नीचे 4g, एक ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और एक फोर्स और लग रहा है 10√2 sin 45 कितना हो जाएगा 10, sin 45 इज 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 10 आ गए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो n प्लस में 10 शुड बी इक्वल टू 40, 4g, 4g इज 40। सो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 40 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 30। सो हमेशा याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg, कोई एक पर्टिकुलर केस है जब आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ mg लग रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, फिर आप उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 30। अब एफ के तो आप निकाल सकते हैं, एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू में एन, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3, एन की वैल्यू कितनी है 30, ये आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सॉरी नॉट ब्लॉक्स, ब्लॉक। तो अभी देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10√2 cos 45 यानी कि 10, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ 9, तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना हो गया 10 माइनस 9 1, सो 10 माइनस में 9 दैट इज इक्वल टू इट्स मास m इनटू में एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 1/4, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, चलिए फिर अगला सवाल निकाल दो। क्लियर है ना, सबने थम्स अप करा है। अब अगले क्वेश्चन की आंसर्स निकाल दो। नॉर्मल रिएक्शन सेम क्वेश्चन, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों निकालने, ठीक है। अब आपको 10√2 ऊपर से इस तरीके से फोर्स लगाया गया है 4 kg पे 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और म्यू के की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3। मुझे फटाफट से निकाल के बताओ तीनों आंसर्स क्या क्या आएंगे। हाँ जी, सबसे पहले बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है बेटा, देखो पहले तो कंपोनेंट करने आते हैं या नहीं, इस फोर्स के कंपोनेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है 4 kg के ऊपर लगने वाले फोर्सेस बताने, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्सटेंड कर लिया करो ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। 20√2 मैग्नीट्यूड है, सो इधर कितना आएगा 20√2 cos 45, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 20√2 sin 45। अब इसका एफबीडी बना लो। एक तो लग रहा है इसका वेट जो कि 4g होगा, एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ दैट इज 20√2 sin 45 यानी कि 20, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है।
हॉरिजॉन्टल में देखे तो एक फोर्स लग रहा है आपके पास इस तरफ 20√2 cos 45 यानी कि 20, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको पता है किधर होगा, एक ही फोर्स है आगे की तरफ डायरेक्शन में, सो रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, एफ के लिख देते हैं। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन को देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, में 4g यानी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू में एन, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 60, ये कितना हो जाएगा 6 3 18 और एक ये 0 आ गया, ये पॉइंट है तो ये 0 गया, 18 आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कैसे निकालोगे, आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा था आपके पास 20 और ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 18, यानी 20 माइनस में 18 दैट इज इक्वल टू मास 4 इंटू में एक्सेलरेशन ए जो आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 2/4 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया सभी को, क्लियर है। चलिए, सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब सॉरी काइनेटिक के डिस्कस करें, अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे पहली बात, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। सेकंड, ये एक वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज आपके पास एक बुक है, मान लो मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, ये मान लो ये नीचे वाला सरफेस हो गया, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया, ये तो नहीं हिल रही, तो मेरे लगाए गए फोर्स को कोई अपोज कर रहा है ना, इसकी टेंडेंसी, अगर मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगी तो इस तरफ ये मूव कर जाएगी, इस तरीके से आगे मूव कर जाएगी, कम फोर्स लगा रहे तो मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लगाए गए फोर्स को कौन अपोज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। आपने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, अब भी नहीं हिल रही, थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, नहीं हिल रही, और इतना बढ़ाया कि अब मोशन आ गया दोनों सरफेसेस के बीच में, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगा है, जब तक इट इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन, रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट होने वाला है तब तक, और जब स्टार्ट होने वाला होता है तब जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसको आप एफ लिमिटिंग बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने थोड़ा फोर्स लगाया, अब भी नहीं मूव की, तो क्यों नहीं मूव करी, आपके लगाए गए फोर्स के अपोजिट एक फोर्स आ गया, जितना लगाया उतना आ गया, आपने और लगाया फिर उतना ही और आ गया, आपने और लगाया उतना ही और आ गया, अब आपने थोड़ा और बढ़ाया तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन आ गया। तो जब वो रिलेटिव मोशन होने वाला होता है उस समय पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे लग रही होती है उसको हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आपने लगाया, मतलब अभी जब ये एफ लिमिटिंग लग रहा है उससे बाद में अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो वहां पर फ्रिक्शन बदल के कौन सा हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता, ये एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, और डायरेक्शन आपको पता है कि टेंजेंशियली ही लगेगा, अब भी टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टेक्ट जहां है सरफेस का, टेंजेंशियली टू दी सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक बात याद रखिए, जो रेंज होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो रेंज आपकी रहती है एफ लिमिटिंग से 0 के बीच में। अभी जैसे आप फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, पीछे फ्रिक्शन की वैल्यू, उसको पलट, आपने फोर्स लगाया उसके पलट के फोर्स आ गया पीछे, आपने और फोर्स लगाया पलट के फोर्स आ गया, तो बढ़ता जा रहा है ना, वो कहां तक बढ़ेगा, एफ लिमिटिंग तक बढ़ेगा। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं झेल पाता आपके लगाए गए फोर्स को और रिलेटिव मोशन हो जाता है, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक लगता है। ये बात सबको समझ में आई? सो मान लीजिए आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 0। सो 0 से एफ लिमिटिंग तक का इसका रेंज होता है, और एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एस इंटू में एन होता है,
ठीक है, आपकी बॉडी का रिलेटिव मोशन, दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो तभी होगा जब आपका अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग के बराबर या उससे ज्यादा है। ठीक है, बराबर में आप कह सकते हो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, उससे ज्यादा होते ही मोशन आ जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। आपको फोर्स दे दिया 6 न्यूटन, म्यूएस की वैल्यू दे दी 0.2 और मास दे दिया 4 kg। फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली। अब देखिए, देख के नहीं पता लगता हमको कि भाई इस पे कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालो। एफ लिमिटिंग होता है म्यूएस इंटू में एन। म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू में 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है और आपका अप्लाइड फोर्स इससे कम है एंड एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ लिमिटिंग। तो क्या ये इसको चला पाएगा? सोचो जरा, क्या 6 न्यूटन इस फ्रिक्शन को मतलब ओवरकम कर जाएगा? नहीं करेगा। तो बॉडी, इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, जितना अप्लाइड फोर्स देते हो उतना वो पीछे अपना क्रिएट कर लेता है। तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड कितना है यहाँ पर 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर समझ में आया है। ये क्वेश्चन निकालिए। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, म्यू एस भी दे दिया, म्यू के भी दे दिया। ठीक है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग लग रहा है, जो लिमिटिंग लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, क्या लग रहा है। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू पहले निकालो। ठीक है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू मुझे बताओ, उसके बाद उसको कंपेयर करो एफ अप्लाइड से। कम है तो रेस्ट पे है। अगर मान लो आपके पास एफ लिमिटिंग की वैल्यू एफ अप्लाइड से कम है तो आपके पास क्या है, मोशन है। ठीक है, एंड एफ लिमिटिंग की वैल्यू अगर आपके पास एफ अप्लाइड से ज्यादा है तो ये रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट पे होता है तो कौन सा आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और मोशन में तो आपके पास क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। सो एफ लिमिटिंग क्या होता है आपके पास, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन 4 इंटू में जी यानी कि 10। अभी देखो, मेरे को पता है कि यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है mg, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। ठीक है, अगर किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो तो फिर चेक करना पड़ेगा कंपोनेंट्स निकाल के। तो यहां से आपके पास क्या आएगा 24 न्यूटन। अब जो अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन है, तो एफ अप्लाइड कम हो गया ना एफ लिमिटिंग से, तो मोशन होगा क्या, नो नहीं। मोशन। ठीक है, ये रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ अप्लाइड के बराबर होती है। एफ अप्लाइड कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन क्या होगा 0। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 2 kg का ब्लॉक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है। अब आप लोग सभी सॉल्व करेंगे, जब तक आंसर नहीं बताओगे तब तक मूव ऑन नहीं करेंगे आगे। सॉल्व कीजिए सभी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एफ लिमिटिंग तो आ गया होगा, एफ लिमिटिंग की वैल्यू बताइए। अनुष्का 12। कितनी आई है, 12। बिल्कुल सही, 12 आई है। और अप्लाइड फोर्स कितना है 20 है। अब मोशन होगा नहीं होगा, मैम होगा। एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन करके, यानी 0.6 इंटू 2 इंटू में जी यानी 10, यार 12 न्यूटन। अब एफ अप्लाइड आपके पास क्या है, ज्यादा है एफ लिमिटिंग से, सो मोशन होगा। और मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। काइनेटिक। वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू में एन। कितना हो जाएगा ये 0.4 इंटू में 2 इंटू में 10, कितना आ रहा है बताओ, 8 न्यूटन।
ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 8 और आगे की तरफ लग रहा है 20। अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, 20 माइनस में 8, नेट फोर्स जो आगे लग रहा है वो कितना है 20 माइनस में 8, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 इज इक्वल टू 2 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे यस चले। मैम। अब आपका एक ग्राफ होता है, अभी आप देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमने नोटिस करी है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू देखो कितनी थी 12 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 12 न्यूटन, ठीक है, और एफ काइनेटिक कितना आ रहा है 8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू से कम होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, मान लो ये एक सरफेस होगा, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास दो सरफेसेस हैं, तो इनके बीच में क्या होती है, इस तरीके से कुछ ना कुछ लॉकिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब आप इस पे कोई फोर्स लगाएंगे तो इन लॉकिंग्स को टूटना पड़ेगा, मतलब इन लॉकिंग्स से ओवरकम करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ज्यादा, जैसे जैसे एक बार मोशन आ गया तो उतना फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज का मोशन स्टार्ट करने में ज्यादा जोर आता है इन कंपैरिजन टू उसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो जब तक आपके पास एफ की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती कि वो इन लॉकिंग को ओवरकम नहीं कर लेता, तो पीछे जो लग रहा होता है वो एफ स्टैटिक लग रहा होता है। जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन होता है तब क्या आ जाता है एफ लिमिटिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है काइनेटिक। तो एफ लिमिटिंग तक तो डायरेक्टली आपके पास बढ़ता है। जैसे मान लो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है और ये मेरे पास फ्रिक्शन है, तो आपको पता है क्या कि जब तक आपके पास एफ लिमिटिंग नहीं पहुंचता तब तक तो जितना आप अप्लाई करते हो उतना फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ जाता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता है, और एफ लिमिटिंग पे मैक्सिमम है। एक बार ये लॉकिंग टूट जाएंगी तो आपके पास जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक आएगा और उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है। और आपको मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी स्पीड है इन सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। और ये देखिए ये स्टैटिक है, स्टैटिक आपके पास डिपेंड करता है कि आपने कितना अप्लाई किया है फोर्स। यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये होगी एफ लिमिटिंग की, और ये आपके पास एफ काइनेटिक हो गया। सबको ग्राफ समझ में आया? हाँ जी, पेपर में भी आता है ये तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ये जेई में आया हुआ सवाल है। अब इसमें आपको ये पहचानना है कि अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अप्लाइड के साथ फिर आप एफ लिमिटिंग की वैल्यू चेक कर सकते हो। एक बार ट्राई करो सभी। सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
हाँ जी, इतनी देर लगनी थी। देखो, सबसे पहली बात, सरफेसेस इन कांटेक्ट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? एक तो लगेगा आपके पास mg यानी 1 इंटू में g, एक यहाँ लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप देखेंगे इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है आपके पास 1g। तो बताओ कौन सी फोर्स की वजह से रिलेटिव मोशन आएगा? वेट की वजह से ही आएगा ना। तो F अप्लाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका वेट। F अप्लाइड क्या है? वेट, यानी कि 1 इंटू में g, 10 न्यूटन, ठीक है। अब F लिमिटिंग निकालते हैं। F लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है आपके पास? म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.3। नॉर्मल रिएक्शन कितनी वैल्यू होगी? अभी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ है, एक ब्लॉक, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ब्लॉक कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। आपने एक दबाव दे रखा है उस ब्लॉक के ऊपर, तो पलट के सरफेस भी क्या लगा रहा है यहाँ पे? एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। सो नॉर्मल जो रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू 40, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। जो मोशन होगा ब्लॉक का वो नीचे की तरफ होगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर आप एफ लिमिटिंग की वैल्यू कंपेयर करेंगे किससे? एफ अप्लाइड से। क्या वो लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, क्या चीज है? तो बताइए, एफ अप्लाइड 10 है, इसको सॉल्व करो, 12 न्यूटन। अब एफ अप्लाइड जो है आपके पास वो छोटा है, एफ लिमिटिंग बड़ा है एफ अप्लाइड से, ठीक है। तो आपके पास मोशन होगा क्या? नो रिलेटिव मोशन, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। और स्टैटिक की वैल्यू कितनी होती है? एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड कितना है यहाँ पर? 10 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे जेई में एक सवाल पूछा गया था, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट बेटा? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? नेट चल रहा है? रीमा, बहुत आलसी हो गए तुम लोग, यस और नो भी नहीं बोलना। चलो आगे आ जाओ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, जब ये ब्लॉक, यस मैम। ओके, अभी ध्यान से सुनो, ये ब्लॉक जब यहाँ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्सेस दो हैं यहाँ पर, एक नॉर्मल रिएक्शन भी है और एक फ्रिक्शन भी है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, और फ्रिक्शन लगता है टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, वो है आर। जब बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली होती है, ठीक है, तो ये कांटेक्ट रिजल्टेंट फोर्स जो बनता है, इसका जो एंगल बनता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लेट द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? म्यू एस इंटू में एन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब स्टार्ट करने वाला है तो इसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू में एन। एट दिस टाइम एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स, जो एंगल रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ होगा उसको आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो इसी को हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। ये आर है, ये एन है, ये एफ लिमिटिंग पलट के यहाँ लगा दिया, इस एफ को आपने यहाँ लगा दिया, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना। तो ये वाला आप यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें आपने टेंजेंट थीटा निकाल लिया। टेंजेंट थीटा क्या होगा आपके पास? पी बाय बी। तो यहाँ पर पी क्या आपके पास? एफ लिमिटिंग बाय में नॉर्मल रिएक्शन। अब एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है आपके पास? म्यू एस इंटू में एन। सो एन से एन कट जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसकी वैल्यू है म्यू एस इंटू में एन, एन से एन आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। क्लियर है सबको? फ्रिक्शन को डिफाइन करने का एक और, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है टेंजेंशियली अलोंग द कांटेक्ट ऑफ द सर्फेसेस, वो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे ज्यादा सवाल तो नहीं आते, बट इनकेस आपके पास म्यू एस की वैल्यू दे दे तो आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू दे दे आप म्यू एस निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास क्या है? फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज। सपोज एक चीज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, आपने क्या किया? धीरे धीरे जिस सरफेस पे रखा है उसको किसी एंगल पे उठाना शुरू कर दिया। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो स्लाइड करना शुरू करेगा, तुरंत स्लाइड करना शुरू नहीं कर देता। ऐसे ही होता है, आप धीरे 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 बढ़ा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो क्या होता है? स्लाइड करना शुरू करता है, वहां पर आता है एंगल ऑफ रिपोज। तो हम इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं,
मान लो ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है एंड दिस इज एट सम एंगल थीटा, ठीक है। यहां पर आपके पास आ गया ब्लॉक ऑफ मास m। सो हम देखते हैं यहाँ पर फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो उसको नीचे लेके जाएगा और कौन सा फोर्स है जो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है। सो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और जब तक मोशन नहीं है तब तक ये स्टैटिक है, जब होने वाला है तब ये एफ लिमिटिंग है, जब हो जाता है तो ये एफ की हो जाएगा। अब इसकी फोर्सेस देखिए, एम जी नीचे लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा लगेगा, ये भी एंगल थीटा ही होता है, और एक इधर लगेगा अगर कंपोनेंट करें एम जी के तो एम जी साइन थीटा। तो नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा, और अपोज करने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो दो चीजें आ गई, एम जी साइन थीटा और आपके पास क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। अभी देखो यहां पर एक फोर्स हम भूल गए, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास इनिशियली जब मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रहेगी एम जी कॉस थीटा के बराबर। और आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकालें, तो आपके पास क्या है, म्यू एस इंटू में एन, यानी म्यू एस इंटू में एम जी कॉस थीटा। तो एफ लिमिटिंग लिख लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सो इनिशियली क्या होता है जब थीटा स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा भी स्मॉल होता है। आपको पता है 90 डिग्री तक आप जाओगे तो साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा घटता है, और ये वाला जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। तो जब शुरुआत में आपके पास एंगल छोटा है तो पीछे लगने वाला जो फोर्स है वो उसको बचा रहा है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नीचे वाला फोर्स। अब धीरे 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 आपने एंगल बढ़ाना शुरू कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास एम जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा के, ठीक है। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, म्यू एस आ गई। व्हेन अबाउट टू स्टार्ट मोशन, इस समय पर दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू म्यू एस आ जाता है। तो यहां पर जो थीटा बनता है इसको हम थीटा आर बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका तो ये भी है कि अगर आप ये बोलें कि मैक्सिमम एंगल अप टू विच बॉडी इज एट रेस्ट, या फिर एंगल एट विच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब ऐसा ऐसा ही आपके पास फॉर्मूला एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आया था, बट दैट इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, म्यू एस इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, अगर वो लेस देन थीटा आर है तो नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। नो रिलेटिव मोशन इट मींस फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड क्या आएगा यहाँ पर, जो नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा होगा उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड, अगर थीटा इक्वल्स टू थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, एफ लिमिटिंग लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन वाला कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर सो रिलेटिव मोशन है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, काइनेटिक, एफ काइनेटिक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू में एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। सो इन तीनों के ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए अगर एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है and if body is at rest or motion, find if body is at rest or motion, calculate friction force and acceleration। so मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रही हूँ, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अब बताना है आपको, ये मान लो m है और एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है, तो पहले बताओ रेस्ट पे है मोशन पे है, ये एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज थीटा आर, दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन एंगल, थीटा इज लेस देन थीटा आर, कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, नो रिलेटिव मोशन।
फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास? स्टैटिक स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर बना लेता है वो अपनी वैल्यू। अब अप्लाइड फोर्स क्या है? इस ब्लॉक को नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? mg साइन, mg sin थीटा। ठीक है, एक इधर लग रहा होगा mg cos 30, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड इसकी वैल्यू एफ अप्लाइड के बराबर है। एफ अप्लाइड की वैल्यू आप निकाल सकते हो mg sin 30 से, इसकी वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। ये तो है एंगल ऑफ रिपोज से पहचानना, इसको आप वैसे भी कर सकते थे। आप एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालो और एफ अप्लाइड की वैल्यू निकालो। अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से बड़ा है तो मोशन है, और एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से छोटा है तो मोशन नहीं है, और बराबर आ जाए तो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन है। उससे भी आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल करे, बट अगर थीटा आपको दे रखा है सो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री। अब जैसे यहाँ पर अगर एक सवाल और था आपका एक्सेलरेशन, अब रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. इस पे आ जाओ। इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें एंगल आप ले लीजिए 45 डिग्री। अब बताओ कंपेयर करके बताइए। मैम काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन यस, क्योंकि थीटा इज लेस देन थीटा आर, R. ग्रेटर देन। थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, ठीक है। तो इस केस में क्या लगेगा? एफ काइनेटिक। एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू में एन। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस पे लगने वाला नीचे फोर्स mg cos 45, ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, पीछे फोर्स फ्रिक्शन, आगे फोर्स mg sin 45 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, mg cos 45 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं म्यू के इंटू में mg cos 45 डिग्री, ठीक है। एफ काइनेटिक तो आ गया। अब नेक्स्ट सवाल है एक्सेलरेशन, वो कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स डाउनवर्ड हो गया ना, अगर आपके पास मोशन है तो, यानी mg sin 45 डिग्री माइनस जो पीछे फोर्स लग रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के mg cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। m से m सारा कैंसिल हो गया। जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, जैसे cos 45 तो पता है, g पता है, म्यू के की वैल्यू गिवन नहीं है, तो म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आप पुट कर दोगे न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने एंगल से पहचाना। अदरवाइज आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो आप नीचे देख लो अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ लिमिटिंग देख लो, एफ अप्लाइड अगर एफ लिमिटिंग से ज्यादा है तो आपके पास मोशन हो रहा है, फिर नेट फोर्स देख लो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। रेस्ट और मोशन, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन, वही सेम सवाल रहेंगे अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे। अब आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.75, ठीक है। देखो कई बार क्वेश्चन में आपको म्यू एस म्यू के अलग से नहीं दे रखा होता, जैसे आपको पता है भाई काइनेटिक में म्यू के लगता है, स्टैटिक में म्यू एस लगता है, बट जनरली 90% ऑफ क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दे रखी होती है, तो उसी वैल्यू को यूज करना है जहां पर भी यूज करना है, चाहे म्यू के की जगह यूज करना है, चाहे म्यू एस की जगह यूज करना है। अब आपको दे रखा है म्यू की वैल्यू 0.75, एंगल दे रखा है 53 डिग्री। अब कैसे पहचाने? अब तो नहीं पता लग रहा। जैसे अगर मैं देखूं, सबसे पहला तरीका तो यही था कि mg sin 53 डिग्री, पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और आपके पास इधर लगेगा mg cos 53 डिग्री, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। यही कहानी है। तो पहले आप एफ लिमिटिंग निकाल सकते हैं। एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू में एन, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg cos 53, म्यू की वैल्यू 0.75 पुट कर लीजिए, एफ लिमिटिंग आ जाएगा। mg sin 53 निकाल लीजिए, ये एफ अप्लाइड हो जाएगा। देन कंपेयर, अगर आपके पास एफ अप्लाइड ज्यादा बन रहा है देन मोशन है, ठीक है। मोशन है तो आपके पास फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा। वैल्यू आपके पास जो लिमिटिंग की आएगी वही आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब आपको अलग अलग कोफिशिएंट्स नहीं दे रखे म्यू एस और म्यू के, तो आपको जो दे रखा है वही पुट करना है। तो अगर म्यू के इंटू एन करोगे तो एफ लिमिटिंग के बराबर ही बन जाएगी ना वैल्यू, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। आपको पता है टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू म्यू एस है, और म्यू आपको एक ही दे रखा है, इसी को ले लेते हैं 0.75,
इंटू में टेंजेंट थीटा आर। 0.75 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, 75 बाय में 100। सॉल्व करके बताइए फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। 3/4 आ रहा है क्या? यस 3/4 आ रहा है। टेंजेंट थीटा इज 3/4। कितना एंगल है? 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, कितना एंगल बनेगा? थीटा आर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर पे 3 है और बेस में 4 है, तो 37 डिग्री हो जाएगा। अब देख लो गिवन एंगल क्या आपके पास, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। अब बताओ क्या होगा, मोशन होगा नहीं होगा? मैम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यस आपके पास मोशन होगा, और मोशन होगा तो एफ के आएगा। एफ के की वैल्यू आप म्यू के इंटू एन से निकालेंगे। म्यू के की वैल्यू वही आपको पुट करनी है जो दे रखी है, एक ही दे रखी है हमको 0.75, या ऐसे ही पुट कर लो 3/4 इंटू में एन, दैट इज एम जी कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू पुट करके आ जाएगा, रेस्ट और मोशन हमको समझ में आ गया। एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, दैट इज एम जी साइन 53 डिग्री माइनस 3/4 mg cos 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करोगे फिर आ जाओ। देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन गया, 0.75 को हमने सॉल्व किया, एक फ्रैक्शन बन गया जिससे हमें समझ में आ गया एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कई बार हो सकता है कुछ उटपटांग बन जाए जिससे हमें ये नहीं पता लगे कि एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या बनेगा। उस केस में जो फर्स्ट मेथड है वही हमको यूज करना है कि एफ लिमिटिंग निकालो, एफ अप्लाई निकालो, कंपेयर करो। ठीक है, अदरवाइज अगर फ्रैक्शन ऐसे है कि आपको समझ में आ जाए, जैसे 0.75 का हमने सॉल्व किया तो आ गया 3/4, तो 37 मिल गया, 53 डिग्री समझ में आ जाएगा, या जनरल जो अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हम यूज करते हैं 30 40 45, इनके आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट कई बार ऐसे नहीं पता लगता। एक बार ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक ब्लॉक दे दिया है 2 kg का, 37 डिग्री पे रखा है, म्यूएस दे दिया, म्यू के दे दिया। तो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज निकाल के देखिए आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू म्यू एस से कंपेयर करके देखो, क्या आपको ऐसा फ्रैक्शन मिल रहा है जिससे आपको समझ में आ जाएगी एंगल कौन सा है। चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू म्यू एस होता है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे रखे, दैट इज 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये तो कोई एंगल नहीं समझ में आ रहा। 2/5 कौन से एंगल पे नहीं पता ना, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इनके तो समझ में आते हैं, इसका तो नहीं समझ में आ रहा, तो इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। अब आपको सिंपली इसमें निकालना पड़ेगा, जैसे एफ लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग रहेगा आपके पास म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.4, नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, एम जी कॉस 37 डिग्री, एम कितना है 2, जी आपके पास 10, कॉस 37 कितना होता है 4/5, 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 4 जा 64, 6.4 न्यूटन आ गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आपके पास, एम जी कॉस 37 डिग्री। अब एफ अप्लाइड क्या रहेगा आपके पास, जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एफ अप्लाइड क्या है, एम जी साइन 37 डिग्री। ठीक है, साइन एम जी के एम के 2, जी आपके पास 10, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, 12 न्यूटन। अब बताओ एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग को कंपेयर करके मोशन है कि नहीं है। एफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, मोशन होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। नो मैम। एफ अप्लाइड ज्यादा है बेटा, नीचे जो लग रहा है ज्यादा है। मैम 4.8 है नीचे वाला।
इंटू मैम ये mg साइन 37 है इंटू 0.4 12 इंटू 0.4 m क्या है 2, g आपके पास 10, साइन 37 कितना होता है? साइन 37 ये होता है आपके पास 3, ये 4, ये 5, ये 37 डिग्री है। तो साइन 37 कितना होता है? T/h, यही तो होता है, 12 ही तो बन रहा है। क्या गलती है? हाँ जी, कोई गलती है तो बताइए। ठीक है, बिल्कुल। अभी जो बोल रहे थे क्या बता रहे थे बेटा? ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम मैम मेरे को लगा 0.4 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अच्छा, नहीं, अभी नहीं होगा, वो लिमिटिंग में होता है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आपको जो आगे लगने वाला फोर्स है वो क्या है? mg साइन 37 है ओनली। ठीक है, वो लिमिटिंग की वैल्यू या एफ की वैल्यू आप निकालेंगे तब आता है। अब जैसे यहाँ पर आपको पता लग गया एफ अप्लाइड ज्यादा है एफ लिमिटिंग से, इट मींस मोशन है। मोशन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काइनेटिक लग रहा है। काइनेटिक की वैल्यू अब म्यू के इंटू में एन होती है। म्यू के की वैल्यू 0.3 है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही आपके पास सॉल्व हो गया है यहाँ से। एम आपके पास 2 है, जी आपके पास 10 है, कॉस 37 आपके पास 4/5 है। 5 1 5 2 तो 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, तो 4.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग से कम भी आना चाहिए था, वो भी आ गया। अब बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास कितनी आ रही है? जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4.8 लग रहा है। और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 12। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? 12 माइनस में 4.8, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 8। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितनी आएगी? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बताइए कितने वैल्यू आ रही है? टू पॉइंट सिक्स 2.6 नहीं आ रही, मैम 3.6। 3.6 3.6. तो अभी आप लोगों को सबको क्वेश्चन समझ में आया कैसे करने हैं? ठीक है, अब इसमें एक केस और पेंडिंग है आप लोगों का, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम कोई अप्लाई कर दें। जैसे कि अब देखो ये केस करते हैं एक, फिर एक क्वेश्चन ऐसा मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी। सो यहाँ पर क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रखा है 4 न्यूटन। अब आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दे रखा है आपको 37 डिग्री। तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि पहले हम एफ लिमिटिंग निकालेंगे। ठीक है, फिर हम एफ अप्लाइड देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे और फिर समझ में आएगा कि रेस्ट पे है कि मोशन में है। मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन, रेस्ट पे होगा तो 0। रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। ठीक है, लेकिन 4 न्यूटन से क्या समझ में आता है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार ट्राई कीजिए, इसमें यही एक हार्ड लेवल पे जाता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दूंगी, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे 4 करेंगे? न्यूटन के ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, पहले तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखो। जैसे इस पे लगने वाला फोर्स एक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक इधर हो जाएगा एम जी कॉस 37 डिग्री। आगे की तरफ फोर्स क्या है आपके पास? एम जी साइन 37 डिग्री। तो अभी जब ऑलरेडी फोर्स लगा रखा है ना, तो देखना पड़ेगा अब नेट फोर्स किधर है। जैसे एम जी साइन 37 को सॉल्व करूं मैं, एम जी साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा? एम कितना है? 2, जी हो गया 10, साइन 37 कितना होता है? 3/5, 5 1 5 2 3 2 6 2 12 न्यूटन है। पीछे लग रहा है 4, नेट फोर्स तो नीचे की तरफ हो गया ना। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आ रहा है? 8 न्यूटन। तो एक्सल अब समझ में आएगा कि फ्रिक्शन किधर है। मान लीजिए नीचे वाला फोर्स जो है वो कम होता ऊपर वाले फोर्स से, तो आपके पास क्या होता? मोशन ऊपर होता और फ्रिक्शन पलट के नीचे लग रहा होता। अब यहाँ पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। अब चेक करना पड़ेगा ये नेट फोर्स जो है वो एफ लिमिटिंग से ज्यादा है कम है। तो एफ लिमिटिंग निकाल के देख लो। एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आएगी? म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस आपके पास 0.4 है,
नॉर्मल रिएक्शन आपके पास क्या आएगा, एम जी कॉस 37 भी सॉल्व करके रख लेते हैं। M2G10 cos 37 कितना होता है, 4/5, 16 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। F अप्लाइड 6.4 6.4 6.4 न्यूटन। हाँ। तो अब देखो, अब जो आपका नेट फोर्स है नीचे की तरफ कितना था, 8 था, और लिमिटिंग कितना है, 6.4 है। F applied is greater than और smaller than, F applied कितना है, ग्रेटर, F applied 8 है और F limiting कितना है, 6.4 है। 8 is greater than 6.4 ना। तो अब क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू के इंटू में एन म्यू कर दो। के म्यू के क्या है आपके पास 0.3, 0.3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 16। बताओ कितना आएगा, 4.8 4.8. 4.8। अब F अप्लाइड, सॉरी, अब आपको क्या देखना है, ये पार्ट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, समझ में आ गया, मोशन में है, रेस्ट में है। अब देखना है आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो अब देखो, आगे लग रहा है, इधर लग रहा था 8, पीछे लग रहा है 4.8। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, 8 माइनस में 4.8 दैट इज इक्वल टू इट्स मास 2 इनटू में एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 8 माइनस में 4.8 बाय में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब समझ में आया, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो आपको फिर चेक करना है, नीचे फोर्स कितना, ऊपर फोर्स, नेट देखो किधर बन रहा है। अगर इस ब्लॉक का नीचे 1.6 1.6 आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 में से 2.4 माइनस कर दो, ये आएगा 6, यस 1, ये आएगा यस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास इस केस में जो नेट फोर्स है वो आपके पास क्या आता, मान लो ये आपने लगाया 4 न्यूटन, और यहाँ आपके पास कितना आ रहा था, 12 न्यूटन। ठीक है, और नेट फोर्स आपके पास क्या होता, 12 न्यूटन ना आके 2 न्यूटन आता, तो कितना होता, 4 माइनस 2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता, तो फ्रिक्शन पलट के पीछे लगेगा। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। नेट फोर्स देख लो किधर बन रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आप घर से करके आएंगे, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी अभी पढ़ा है ना इस टॉपिक में, एंगल ऑफ रिपोज में, सारा रिवाइज हो जाएगा, दिमाग लगेगा बढ़िया, अच्छे से इसको सॉल्व करना है, अपने आंसर्स निकालने। बेशक मुझे भेज दो सॉल्व करके, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा अगर करेक्ट होगा तो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, और कुछ 2 क्वेश्चन और भी पेंडिंग है, ये आप डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट फिर होमवर्क करना, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, एक टॉपिक और रह गया आपका, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है, टाइम भी हो गया आप लोगों का।